आप लोगों का जो भी डाउट को डिस्कस कर लिए थे, फंक्शन मतलब कल्चर बताया कि फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको अगर अच्छे से कर लोगे तो कैलकुलेशन बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और फिर 2-3 दिन में वापस उनका डाउट डिस्कस रखेंगे, तो तब तक ट्राई करो कि मैक्सिमम चीजें खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने उसमें पढ़ा सब कुछ देखी, कुछ अंदर आप देखोगे तो पूरे में आपको कोई डोमेन रेंज
नेचर ऑफ फंक्शन गिवन और पीरियोडिक फंक्शन वही बातें होगी। फिर कंपोजिट फंक्शन का होगा और तो क्या था उसके अंदर, एक बार वो ओपन करो आप लोग, वो डीपीपी निकालो। इसमें एक बार क्वेश्चन नंबर 37 से ग्राफ वाले क्वेश्चन मिला, आप लोग को बताना है उस क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, दिख रहा है साइड में ग्राफ दिया हुआ है। अब उन्होंने बाजू में एक मैट्रिक्स में किया है कि अगर आप इस ग्राफ, अभी ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, जो ग्राफ दे रखा है वो किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। फंक्शन कौन सा नहीं पता, बट ग्राफ किसका है, एफ ऑफ एक्स का है। अब आपको बोले कि एफ ऑफ एक्स में आप मॉड लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा उस ग्राफ में। जो ग्राफ आपको एफ ऑफ एक्स का दिया है उसमें अगर आप लोग एफ ऑफ एक्स में मॉड लगा दोगे तो ग्राफ को क्या फर्क पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू जितनी भी होगी वो। जब ये जो ग्राफ बना था आपका, जो बना हुआ है यहाँ पर, वैसे मैं आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ और उसके ट्रांसफॉर्मेशन समझाऊंगा जब कैलकुलस करने जाएंगे वापस। अभी ये ग्राफ है, ये पॉइंट है आपका -2, ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 1 और यहाँ पर खत्म हो रहा है 1 और 2 पे। ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। ओके, अब ये पूरे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब इसको हमने क्या किया, मॉड लगाया। तो मॉड लगाया तो आप लोग क्या बोल रहे हो, नीचे की जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो पहले तो ये वाला जो पार्ट है, जो लाइन है नीचे के नीचे, वो यहाँ से हटेगा और कहाँ कन्वर्ट, कहाँ जाएगा, ये ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो -1 होगा यहाँ कहाँ टच करेगा, 1 पे, नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। अब ये जो लाइन है ये पूरा, ये भी कन्वर्ट होगा। ये जब कन्वर्ट होगा तो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगा आपका पॉजिटिव, ये बन जाएगा। ऐसा ग्राफ देखेगा। अब एफ ऑफ एक्स में पूरे में मॉड लगा दोगे तो बाजू में देखिए कौन सा ग्राफ इसके लिए सही है, एस वाला, ठीक है। अब सेकंड वाला बी में सिर्फ एक्स में मॉड लगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वापस ओरिजिनल वाला ड्रॉ कर लेंगे। ये ठीक है, नहीं समझ आ गया सबको। पूरे में जब आप लोग मॉड लगाते हो तो नेगेटिव वैल्यू कन्वर्टिंग टू पॉजिटिव वैल्यू। अब मैं वापस ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और मुझे बताना, अगर आपके डोमेन में अगर आपने मॉड लगाया, डोमेन में मॉड लगाया, यही हुआ ना, डोमेन में तो मॉड लग रहा है। अब ऐसा नहीं है, वैसा ना वैसा है, मॉड लग रहा है बट फिर कहाँ लग रहा है, एक्स में, डोमेन में। तो फिर आपके इस ग्राफ को क्या फर्क पड़ेगा, एक्स की वैल्यू से, तो इस ग्राफ का क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करोगे तब बता पाओगे कि क्या फर्क पड़ने वाला है। तो एक्स में मॉड लगा, अभी तक एक्स की वैल्यू, अगर ये जो ग्राफ इसमें एक्स की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट हो रहा था, ये तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू थी और वो नेगेटिव वैल्यू पे हमें आंसर भी मिल रहा है। अब जब आप लोग एक्स में मॉड लगा दोगे तो क्या आपका एक्स की वैल्यू जो नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर आप नेगेटिव भी डालोगे तो क्या करके देगा ये आपको, इस तरह की ये जो नेगेटिव वाला ग्राफ है, जो हमारे वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है वो रहेगा ही नहीं, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता होगा, क्योंकि एक्स में भी अगर मैं नेगेटिव डालूंगा तो किसमें कन्वर्ट करके देगा, पॉजिटिव। तो जब भी आप लोग ये स्टेप याद रखो, एक्स में अगर कभी भी मॉड लगा तो ग्राफ कोई भी फंक्शन का अगर मैं एक्स में मॉड लगाता हूँ, इट मींस कि मेरा वाई एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी पार्ट होगा वो हट जाएगा। ये फाइनल आंसर नहीं, पर ये आपका फर्स्ट स्टेप है। वाई एक्सिस के
लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा वो हट जाएगा, ये हट गया, कंप्यूट नहीं हो, हट जाएगा, क्योंकि अब x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। अब आपने x में जब मोड लगाया तो अब नेगेटिव वैल्यू जैसे x इक्वल टू, अगर मैं 1 लेता हूं और मेरा आंसर 1 पे कितना मिल रहा है, 0, 2 लेता हूं तो 2 पे आंसर कितना मिल रहा है, 1, x2 लिया तो y कितना मिला, 1, मतलब f ऑफ x कितना मिला, 1। अब उसी x पे अगर -2 डालोगे तो क्या एक्सेप्ट करेगा आपसे, इस फंक्शन में आपने x को 2 रखा तो आपको आंसर कितना दिया, वो ये मेन इक्वल तो ग्राफ में दिया हुआ है। तो अगर उसी फंक्शन में अगर आप -2 रखोगे तो आपसे लेगा वो -2, बिल्कुल लेगा, क्यों नहीं लेगा, वो -2 डालोगे तो -2 लेगा तो सही, बट वो कन्वर्ट करके देगा 2 में, और जब 2 रखोगे तो वापस आंसर क्या मिलेगा, 1। इसलिए कि x को अगर मैं -2 भी रख रहा हूं तो मेरा आंसर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि +2 रखने पर भी 1 मिल रहा है, -2 रखने पर भी 1 मिल रहा है। इट मींस कि +x हो या -x उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी में फंक्शन में जब x की जगह पर आप -x रखते हो अगर उसको फर्क नहीं पड़ता तो कैसा फंक्शन हो गया। किसी भी फंक्शन में अगर x की जगह पर आप -x रखते हो उसको फर्क नहीं पड़ता, वापस सेम आंसर दे रहे तो कौन सा टाइप का फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। ईच एंड एवरी इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक विद। तो एग्जैक्टली आपका सेकंड स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट पूरा हट जाएगा, जो होगा वो सब हट जाएगा। अगर यहाँ पर आपका पूरा ग्राफ जो भी है वो सब हटा देना है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो भी होगा एग्जैक्टली उसका इमेज बना देना है। क्या करोगे, एग्जैक्टली उसका इमेज बना दोगे। ये किसका काम करेगा, आपका मिरर का काम करेगा। क्यों मिरर का काम करेगा, तो x में मोड लगते हो कैसा फंक्शन बन रहा है, t1 फंक्शन बन रहा है। t1 फंक्शन बनेगा तो हमें तो इसके लिए सिमेट्रिक होने वाला है। तो क्वेश्चन सही हुआ r वाला। x में जब भी मोड लगेगा तो क्या क्या चेंजेस होगा, दो ही चेंज होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्म होगा, y एक्सिस का लेफ्ट साइड वाला पार्ट हटेगा और राइट साइड वाला जो भी पार्ट होगा उसका इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, राइट। और पूरे फंक्शन में जब मोड लगा तो क्या ट्रांसफॉर्म होता है, x एक्सिस के नीचे जितना भी नेगेटिव पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है रिमूव होना और एक होता है कन्वर्ट होना। x में जब मोड लगता है तो y का लेफ्ट हैंड साइड वाला रिमूव होता है, रहता वैसा नहीं है, राइट। और जब पूरे फंक्शन में मोड लगा तो क्या होता है, x एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो शिफ्ट होता है। कहाँ शिफ्ट होता है, पॉजिटिव वैल्यू में शिफ्ट होता है, ठीक है। अब थर्ड वाला f ऑफ माइनस मॉड x, तो फिर b और c में से क्या फर्क होगा। अब आपने y इक्वल टू f ऑफ माइनस मॉड x लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, f ऑफ x का। वापस मैं ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ये बताओ क्या चेंज करो इसमें मैं, आपका डोमेन में अब जो भी वैल्यू डालोगे, नेगेटिव भी डालोगे तो क्या होके देगा, पॉजिटिव। मोड तो पॉजिटिव करेगा बट उसके आगे क्या दिया हुआ है, इसका लिखा आपका पूरा डोमेन हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो फिर क्या चेंज करो इसमें, राइट साइड वाला पार्ट पूरा हट जाएगा, क्योंकि अगर आप अब x की वैल्यू पॉजिटिव वाला पार्ट होने ही नहीं वाला है तो हट जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, सिर्फ इतना ही होगा या और कुछ चेंज होगा, उसका मिरर इमेज बन जाएगा। करेक्ट, तो फिर कौन सा बन जाएगा इसका, एक की वाला, राइट। और फिर आपके पास टी वाला, तो वैसे तो बच्चा एक ही है तो आपको पता है कि कौन सा आंसर आना है, क्यू वाला। बट क्यू वाला आ रहा है वो भी चेक करते हैं। y इक्वल टू 1/2 ऑफ
वापस ओरिजिनल ग्राफ बना रहे हैं। Yes, y equal to 1/2 mod of f of x minus f of x, इसका ग्राफ बनाना है। अब देखो ना कैसे होगा, जब जब ये f of x अगर आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा है तब तक इस मोड से कोई फर्क पड़ता है? मोड का काम चालू कब होता है? जब नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो f of x जब पॉजिटिव होगा तो मोड का कोई काम ही नहीं है। अगर मैं मोड ऐसे हटा सकता हूँ, अगर मैंने मोड हटाया तो फिर f of x माइनस f of x 0 हो जाएगा। क्योंकि ये जो x यहाँ पर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा था, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में अगर पॉजिटिव आ रहा था तो मोड ऑफ f of x की मुझे जरूरत ही नहीं होती, f of x ही हो जाएगा। और f of x हुआ तो f of x माइनस f of x, तब y का आंसर 0 आ गया। जिस तरह ये वाला पार्ट होगा नहीं, तब आप लोग का पूरे पार्ट में आपका आंसर क्या बनने वाला है? 0। तो ये वाला पार्ट हटेगा और आपका आंसर 0 हो जाएगा। कब से? 1 से लेके 2 के बीच। समझ आया? वापस मोड लगा लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू की। अब यहाँ पर आपका आंसर कैसा आ रहा है? ये पूरा पार्ट नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू में जब मोड हटता है तो आगे क्या लगता है? माइनस। तो एक तरह से हम ये बोलेंगे कि y इक्वल टू 1/2 ऑफ ये मोड f of x नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस f of x हो जाएगा, माइनस f of x माइनस f of x, तो माइनस 2 टाइम f of x और माइनस और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? y इक्वल टू माइनस f of x। तो y इक्वल टू माइनस f of x होगा तो क्या होने वाला है? अभी तक ये जो नेगेटिव आ रहा था, अब वही पूरा नेगेटिव आंसर, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये जो पूरा पार्ट है कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हटेगा और ये पूरा का पूरा सेम टू सेम ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये हट जाएगा। अब देखोगे कैसे ये ग्राफ आप लोगों को क्यू में दिया होगा। तो आपको अगर ओरिजिनल फंक्शन f of x का आता हो, फिर आप लोगों को चेंज करने के बोले, जैसे आपको बोले कि y इक्वल टू e रेज़ टू mod x का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे? क्या करने का? जब भी ऐसा कुछ भी आएगा ऐसा आएगा, आपको बहुत सारी जगह पर आपको ग्राफ से काम होता हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एरिया, ये सब तो ग्राफ ही होगा। तो अगर आपको y इक्वल टू e रेज़ टू mod x का ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या करने का? e रेज़ टू mod x का ग्राफ बनाने की ट्राई भी नहीं करने का, आपको ग्राफ बनाने का y इक्वल टू e रेज़ टू x का जो बेस है आपका। ये तो ग्राफ आता है मुझे, कौन सा फंक्शन है ये? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में नहीं होता है? थर्ड एंड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का आंसर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। e रेज़ टू x इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? कैसे पता चलता है? t ग्रेटर देन 1 है। आपका डिक्रीजिंग कब बनता है? जब आपका बेस किसके बीच में होता है? ये तो 1 से बड़ा है ना, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज पासिंग थ्रू 0,1। ये हुआ। अब उस x में हमने क्या लगाया? ये y को e रेज़ टू x का ग्राफ है। एक एक स्टेप करेंगे। अब e रेज़ टू x हो गया, अब x में मैंने मॉड लगाया, तो मैंने दो चीजें आपको करने को बोला। क्या क्या करने को बोला? y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट पूरा हटेगा, क्योंकि अब x नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। मतलब x नेगेटिव करेगा बट उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा जब e को देगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर दूसरा क्या बताया था? x में मॉड लगा मतलब कौन सा फंक्शन हो गया? e1। x में मॉड लगा मतलब कौन सा फंक्शन हो गया? e1। और e1 फंक्शन होगा तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, इसी का मिरर इमेज बन जाएगा। और यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है, मॉड का ग्राफ कॉर्नर पॉइंट देता है ना हमेशा, ऐसा ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें फिर डिटेलिंग के अपने और अच्छे से ग्राफ डिस्कस करेंगे। बट अब आप लोग इसका पूरा
फंक्शन सब कर पाओगे, मतलब ऐसा नहीं, डाउट नहीं आएंगे, डाउट आएंगे बट ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं होंगे जैसी कोई चीज नहीं दिखेगी आपको। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करो। तो अभी तक हम लोग क्लास में 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए। फर्स्ट फंक्शन और उसके बाद रिलेशन वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया मैंने, और सेकंड इनवर्सिटी को। अब जो आप लोगों का थर्ड एंड फोर्थ ये जो दोनों चैप्टर है दोनों एक साथ ही चलेंगे। उस चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। इजी चैप्टर है, मतलब एटलीस्ट बोर्ड लेवल और जेडबल मेन लेवल से इजी है। एडवांस लेवल पे जाके थोड़ा सा मैट्रिसेस टफ हो जाते हैं, तो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, बट तब तक तो इजी है। होता है ना बोर्ड में ऐसे हर सिलेबस में 2-4 चैप्टर रखे जाते हैं जिससे फेल होने वाला बच्चा भी पास हो जाए, उसमें चैप्टर नहीं कि बोर्ड लेवल तो बहुत ही सिंपल होता है। ये डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस है क्या बेसिकली? डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस आया वर्ड कंप्यूटर के लैंग्वेज में से। कंप्यूटर लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद ये चैप्टर आपने यही टॉपिक कभी पढ़ा होगा, अरे पढ़ा है कभी आपने? ये अरेज का मतलब ये होता है कि जब आप लोग कुछ भी इंसर्ट करते हो कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर में सपोज मैं मेरा नाम इंसर्ट करूंगा तो HTML थोड़ी जाता है, वो तो कौन सी लैंग्वेज में सेव करता है? बाइनरी लैंग्वेज में सेव करता है सब कुछ। और जब वो अपनी हार्ड मतलब अपनी मेमोरी में जब सेव करते हैं, फिर वो रैम हो या रोम हो दोनों के, वो जब सेव करते हैं तो हर चीज हमेशा रेक्टेंगुलर मैनर में सेव करता है, जिससे एक्सेस करना इजी हो जाता है। जब आप कुछ सर्च करते हो तो तुरंत आपको ढूंढ के देता है, इतना सारा डेटा है उसमें, कैसे तुम्हें फटाफट सेकंड में ढूंढ के देता है। डिपेंड भी करता है कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, बट हाँ मतलब फटाफट करके देता है, स्पीड भी ठीक है तो कैसे उसको तुरंत मिल जाए? तो तुरंत इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो अपने अंदर जब स्टोर करते हैं। आप लोग के पास से आप लोग अपनी नोटबुक लिखते तो आपको ढूंढने में महीना लग जाता है चीज ढूंढने में, क्योंकि आपका वो जो जहाँ पर स्टोर किया वो प्रॉपरली स्टोर नहीं है। कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए वो हर चीज को जब स्टोर करता था रेक्टेंगुलर मैनर में स्टोर करता है। उस रेक्टेंगुलर मैनर में जो स्टोर करता है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज को स्टॉकिंग को हम अरेज बोलते हैं। उसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस बेसिकली क्या है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली मैथ की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग के फंक्शन है, कोई भी टर्म, कि जब उसको आप रेक्टेंगुलर मैनर में स्टोर करोगे, रेक्टेंगुलर मैनर मतलब जिसको आप रोज एंड कॉलम्स में स्टोर करोगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट या फिर मैट्रिसेस। दो अलग अलग टॉपिक है, दोनों में थोड़े डिफरेंसेस है और डिफरेंसेस मैं आपको समझाता हूँ। डिटरमिनेंट आपने पहले भी देखा होगा 11th में, कहीं ना कहीं हम लोग डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत तो बात की है कहीं ना कहीं, राइट? तो पहला डिफरेंस डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इन द स्क्वायर फॉर्मेट। स्क्वायर फॉर्मेट का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज सेम। वैसे तो डिटरमिनेंट कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, 5x5 हो सकता है, 9x9 तक भी होता है। अपने 11th-12th में मतलब 12th में आप लोग सिर्फ 2x2 या तो 3x3 पढ़ने वाला, फिर इंजीनियरिंग में जाकर 9x9 तक भी आएगा, तभी तो आपको सिर्फ 3x3 का काम है, राइट? तो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम जहां पर सेम होता है, ये बात हो रही है डिटरमिनेंट की। मैट्रिसेस के अंदर इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होगा। अच्छा, डिटरमिनेंट का जो सिंबल होता है वो इसे मोड जैसा दिखता है, राइट? इसको I क्रॉस J, I क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज, और J क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम। और यहाँ पर I और J को सेम होना जरूरी है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ। जब मैट्रिसेस की बात करते हैं तो मैट्रिसेस के अंदर ये नेसेसिटी नहीं है कि आप लोगों का हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट ही होना चाहिए। इसका जो सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है, क्लोज ब्रैकेट जैसा। इसमें मैट्रिसेस के अंदर यहाँ पर भी I क्रॉस J, I रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज और J रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर I ग्रेटर देन इक्वल टू J भी हो सकता है और I लेस देन इक्वल टू J भी हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हुआ तो चलेगा। मतलब कंपल्सन नहीं कि आपका रोज एंड कॉलम सेम होना चाहिए, बट डिटरमिनेंट के अंदर ये कंपल्सन है कि आपका रोज एंड कॉलम
सेम होना चाहिए। दोनों का सिंबल अलग अलग है ना, जो यूज कर रहे हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स वो अलग अलग है। एक डिफरेंस ये कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, उसको कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं, स्क्वायर फॉर्मेट होना जरूरी है। यहाँ पर जरूरी नहीं तो स्क्वायर फॉर्मेट में 2/3 का मैट्रिक्स हो सकता है, 2/3 का डिटरमिनेंट नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मैट्रिक्स के अंदर कि कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स where A of ij is equal to I plus 2j divided by 3। क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स। तो 2x3 मैट्रिक्स में कितने रोज है उसके अंदर, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो आपके पास रोज 2 है, कॉलम 3 है, तो एलिमेंट कितने, 6। वो एलिमेंट को लिखा कैसे जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को लिखा जाएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अच्छा, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, तो पता चलता ही है। ये आपका फर्स्ट रो होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितने कॉलम है, 3। तो A12 आएगा, A13 आएगा। फिर सेकंड रो तो A21 A22 A23, कितने रो हुए, 2। कितने कॉलम हुए, 3। ऑर्डर क्या हुआ, 2/3। और इस एलिमेंट को कैसे लिखा जाएगा, समझ आएगा। पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। फर्स्ट रो है, इसलिए रो हमेशा 1 दिखा रहा है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो इसलिए 1 2 3 दिख रहा है। यहाँ पर सेकंड रो इसलिए हर एक में 2 दिख रहा है, कॉलम 1 2 3 दिख रहा है। अब ये सबकी वैल्यू भरनी पड़ेगी, वो वैल्यू भरने के लिए रिलेशन दे रखा है आपको कि A of ij किसके बराबर है, I plus 2j/3। अगर A of ij अगर I plus 2j/3 है तो A11 क्या होगा, 1 plus 2 3 3/3 1। A12 क्या होगा, 1 plus 4 तो 5/3। A13 क्या होगा, 7/3। A21 क्या होगा, 4/3। A22 क्या होगा, 2। A23 क्या होगा, 8/3। ये आपका 2x3 का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने को बोला, तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। फिर थर्ड, डिटरमिनेंट की वैल्यूज होती है, determinant their values and matrix does not have value but matrix is their determinant। इसका मतलब समझाता हूँ, मैट्रिक्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। पहले तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 11 में डिस्कस हुआ ही था कि 2/2 का अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 7, क्या ऑर्डर है इसका, 2x2। और कितने रो है, 2। कितने कॉलम है, 2। और डिटरमिनेंट है तो स्क्वायर फॉर्मेट होना चाहिए, तो स्क्वायर फॉर्मेट है, स्क्वायर फॉर्मेट है तो स्क्वायर के अंदर तो 2 डायगोनल भी होते हैं ना, प्राइमरी डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल। इसको कौन सा डायगोनल बोलते हैं, प्राइमरी डायगोनल। इसको कौन सा डायगोनल बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल, करेक्ट। तो अगर आप लोगों को डिटरमिनेंट को सोल्व करना होता तो क्या करना होता है, प्राइमरी डायगोनल में से आपको सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। प्राइमरी डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट करो। प्राइमरी डायगोनल कौन है, 2 and 7, उसका प्रोडक्ट 14 माइनस 5 to 3 15, तो 14 minus 15 माइनस। ये तो बहुत सिंपल सा है, बस ध्यान ये रखना कि प्राइमरी में से सेकेंडरी सब्ट्रैक्ट होगा, सेकेंडरी में से प्राइमरी नहीं होगा, वरना आंसर में माइनस का डिफरेंस आएगा। प्राइमरी माइनस सेकेंडरी तो कितना देगा, 14 minus 15 तो माइनस 2/2 तो सिंपल है। 3/3 3/3 को अगर आपको सोल्व करना है तो आपके पास अलग अलग 7 मेथड होता है। कुछ 3/3 का डिटरमिनेंट है, फिर मुझे बोलते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करके दो। अच्छा 7 मेथड कैसे, तो 6 तो इस तरह से कि आपके 3 रो है 3 कॉलम, आप कोई भी रो को लेके भी सोल्व कर सकते हैं, कोई भी कॉलम को लेके भी सोल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि डिटरमिनेंट कोई भी ऑर्डर का हो, फिर वो 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, कोई भी ऑर्डर का हो,
प्रॉब्लम है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करने के लिए आज तक 2/2 से 2/2 का जो डिटरमिनेंट की जो मेथड है उससे बड़ी मेथड कोई बनी नहीं है। मतलब 3/3 का डिटरमिनेंट को सोल्व करने की कोई मेथड ही नहीं है। तो अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मुझे पहले 3/3 को कन्वर्ट करना पड़ता है 2/2। मुझे 3/3 को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 2/2 में, क्योंकि 2/2 सोल्व करना पड़ता है। वो 3/3 को 2/2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं एक बार आपको रो 1 लेके समझाता हूँ। कैसे करते थे आप लोगों का ध्यान होगा तो अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि अगर रो 1 लेके डिस्कस कर रहा हूँ, रो 1 लेके अगर सोल्व कर तो कितने एलिमेंट है 3। अब हर एलिमेंट को कंसीडर करोगे तो पहले अगर R1 को लेके सोल्व करो तो पहला एलिमेंट कौन है 2, और ये अभी कौन सा ऑर्डर है 3/3 और सोल्व करना हम किसको जानते हैं 2/2 को। तो जो एलिमेंट आप कंसीडर करोगे वो वाला रो और कॉलम को स्किप कर दो। बीच वाला रो छोड़ दूंगा, बीच वाला कॉलम छोड़ दूंगा, तो बचेगा क्या 2 4 -5 6। जो 3/3 था 2/2 में कन्वर्ट हो गया। अब उसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है -1। तो -1 जब लूंगा तो सेम रो छोड़ूंगा कॉलम छोड़ूंगा, तो क्या बचेगा 3 4 1 6। फिर उसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 3। तो जब 3 लूंगा तो वापस सेम करूंगा, 3 वाला रो छोड़ूंगा, 3 वाला रो छोड़ूंगा, 3 वाला कॉलम छोड़ूंगा, तो क्या बचेगा 3 2 1 -5। राइट। तो ये जो आप लोगों का पहला एलिमेंट, अब उसके बीच में साइन भी होगी कुछ ना कुछ। वो साइन का ओरिजिनल कंसेप्ट ये होता है कि जो एलिमेंट आप कंसीडर करते हो उसके बीच में रो या कॉलम में कोई गैप है या नहीं है। जैसे आपने 2 4 लिया -5 6 लिया, तो 2 4 कौन से रो में था सेकंड रो, -5 6 कौन से रो में थर्ड। तो रो के बीच में तो कोई गैप नहीं है। ये कौन सा कॉलम है सेकंड, ये कौन सा कॉलम है पर ना रो में गैप है ना कॉलम में गैप है। तो गैप नहीं है अगर तो प्लस आएगा। अब यहाँ आ गए 3 4 1 6। तो रो में तो गैप नहीं है बट कॉलम में गैप है, ये तो लिया ही नहीं आपने। और अगर एक गैप आएगा तो आगे क्या लगेगा माइनस। फिर वापस यहाँ आ जाओ 3 2 1 -5। वापस गैप नहीं है, तो गैप नहीं है तो और फिर इसको जैसे नॉर्मली आपने सोल्व करते हैं 2/2 का वैसे सोल्व कर लूंगा। क्या होगा ये 12 माइनस माइनस प्लस 20, तो 12 प्लस 20 32 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पर 18 माइनस 4 तो 14, फिर यहाँ पर प्लस 3 था सोल्व करूंगा तो माइनस 15 माइनस 2, तो माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17। यहाँ पर आ गया आपके पास 64 प्लस 14 78 78 माइनस 51 है ना। 64 प्लस 14 कितना देगा 78 माइनस 51। तो आंसर इज 27। इस डिटरमिनेंट का आंसर कितना है, वैल्यू कितनी है 27। किसको लेके सोल्व किया हमने फर्स्ट रो को लेके सोल्व किया। अगर इसी डिटरमिनेंट को अगर मैं सेकंड कॉलम लेके सपोज सोल्व करता हूँ और चेक करते हैं कैसे सोल्व होगा। सेकंड कॉलम लेके सोल्व करूंगा, सेकंड कॉलम कौन है ये, इसका पहला एलिमेंट कौन है -1। तो जब आप -1 लोगे तो क्या करोगे उस वाला रो को और उस वाले कॉलम को इग्नोर कर लेंगे। क्या बचा 3 4 1 6। उसी कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 2। तो जब आप 2 लोगे तो अगेन वापस क्या करोगे रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, तो क्या बचा 2 3 1 6 है ना। उसी कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा -5। तो जब -5 लोगे तो क्या होगा ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, तो क्या बचेगा 2 3 3 4। अब इसके बीच में साइन देखते हैं, क्या यहाँ पर गैप था 3 4 1 6 के में गैप है, एक कॉलम का गैप है और गैप आएगा तो यहाँ पर आगे माइनस आएगा। फिर यहाँ आ जाते हैं 2 3 1 6 ये एलिमेंट ले लो। तो 2 3 1 6 जब ले तो क्या रो में गैप है क्या कॉलम में गैप है। तो रो का गैप का एक माइनस, कॉलम का गैप का और एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर जब यहाँ पर आए तो 2 3 2 3 3 4 रो में गैप नहीं है बट कॉलम में गैप है, तो वापस यहाँ पर माइनस आएगा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पर 18
-4 तो 14, फिर यहाँ पर ये 12 -3 9, फिर यहाँ पर माइनस +5 और ये क्या बनेगा 8 -9 तो -1 14 9 into 2 is 18 -5 to -1 तो -5 14 + 18 32 32 -5 आ गया 27। ऑब्वियस आंसर तो सही आना चाहिए, तो भाई मैं किसी से भी सोल्व करूँ। तो इस तरह से आप लोग कोई भी रो लेके भी सोल्व कर सकते हो, कोई भी कॉलम लेके भी सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। राइट, आपको नॉर्मली कभी मेंशन नहीं करते हैं, बोर्ड में शायद पूछ ले तो पता लगे, उसमें भी आई डोंट थिंक सो वो पूछेंगे कि भाई आप पर्टिकुलर किसी रो लेके सोल्व करके तो नॉर्मली नहीं आता है। अगर मेरे पास ऑप्शन हो जब भी कि मैं किसी को भी लेके सोल्व कर सकता हूँ, तो आपको लेके उसको सोल्व करना चाहिए जिसपे 0 हो। इसमें तो है इसके पर 0, बट अगर किसी रो या कॉलम में 0 का तो मैं उस वाला रो और कॉलम लेके सोल्व करूंगा। तो यहाँ पर 0 होता या यहाँ 0 होता तो मैं पक्का है कि मैं सेकंड रो लेके सोल्व कर सकते या फर्स्ट कॉलम लेके सोल्व करता है। क्यों, ऐसे 0 वाला एलिमेंट तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, तो 2 ही एलिमेंट चेक करना पड़ेगा। अगर इसको सोल्व करूंगा तो मुझे तीनों एलिमेंट लेना पड़ेगा, और अगर मैं सेकंड रो लेके सोल्व करता तो 0 वाला लेना ही नहीं है ना, क्योंकि 0 into समथिंग क्या होने वाला है। तो इसके लिए आपको डिटरमिनेंट को लेकर सोल्व करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 हो। राइट, अगर है तो ये कौन से एलिमेंट है, ठीक है क्या? ये तो हो गया आप लोगों का कोई भी रो या कोई भी कॉलम को लेकर आप सोल्व कर सकते हो। और इस तरह से आपके पास 6 मेथड से यही हो गया, तो 3 रो R1 R2 R3 C1 C2 C3। अच्छा, ये जो मैंने आपको साइन बताया ये उसका एक्चुअल कंसेप्ट है कि भाई साइन को प्लस माइनस प्लस कैसे आता है, तो भाई वो गेट के हिसाब से आता है। बट आपको उस सब में नहीं पढ़ना है, तो आप बस इतना ध्यान में रख लो कि आपके साइन हमेशा ऑल्टरनेट होती है। पहले एलिमेंट प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर वापस प्लस आता है, फिर प्लस आया तो यहाँ पर माइनस से चालू होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस है तो वापस यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन होता है। जैसे फर्स्ट रो लेके आप करोगे तो आपने देखा होगा फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट प्लस आया होगा, सेकंड एलिमेंट माइनस आया होगा, थर्ड एलिमेंट प्लस आया होगा। आपने जब ये सेकंड कॉलम लेके सोल्व किया तब देखो पहला एलिमेंट माइनस किया होगा, दूसरा एलिमेंट प्लस किया होगा, तीसरा एलिमेंट वापस माइनस किया होगा। तब इस तरह से अपना साइन ध्यान में रख सकते हो। अदरवाइज कंसेप्ट मैंने बताया गेट की हिसाब से साइन चलता है। 6 मेथड हो गया, मैंने आपको बोला था 7 मेथड। तो 7th मेथड कौन सा है, कोई भी डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए आपका जो 7th मेथड होता है, दिस मेथड इज कॉल्ड सारस मेथड। तो सारस मेथड क्या है बेसिकली, इनफैक्ट ये जो 2/2 है ना, और 2/2 भी सारस ने ही ढूंढ के दिया अपने को। सारस एक मैथमेटिशियन है, इसलिए उसके नाम से सारस मेथड बोलते हैं। 2/2 उसने क्या बोला, भाई आप किसी डिटरमिनेंट को सोल्व करना तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग पूरी नहीं करनी, आपको बस प्राइमरी डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सारस ने वही सेम मेथड 3/3 के लिए भी बताया। 3/3 में कैसे पर अप्लाई करोगे, 3/3 वही लिख लेता हूं मैं, 2 - 1 3 3 2 4 और 1 - 5 है 6। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है बट बाय यूजिंग द सारस मेथड। और उसमें क्या बताया आपको, डायगोनल से सोल्व करना है, रो कॉलम को लेकर नहीं सोल्व करना। और डायगोनल को जब लेकर सोल्व करना तो क्या करता है, अपने प्राइमरी डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट कौन से होंगे, 2 2 6। तो सेकेंडरी डायगोनल कौन सा होगा, 3 2 1। प्राइमरी डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एलिमेंट का भी यूज भी नहीं कर रहे हो, -1 4 -5 3 तो यूज ही नहीं हुआ। तो उसको यूज करवाने के लिए सारस ने क्या बोला कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है ना, उसका फोर्थ कॉलम में कन्वर्ट कर लो, मतलब फर्स्ट कॉलम का रहने दो, उसका फोर्थ कॉलम भी बना लो। अभी ये मेरा फर्स्ट कॉलम तो है, साथ में मेरा फोर्थ कॉलम भी है, और ये जो सेकंड कॉलम है इसको आप फिफ्थ कॉलम बना लो। अब आपको क्योंकि 3/3 का तब आपको दिखोगे तो अब आपको 3 प्राइमरी डायगोनल दिखेंगे। पहला ये 2 2 और 6 दिख रहा है, ये फर्स्ट प्राइमरी डायगोनल। इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 × 2 × 6 24। और इसमें आपको सेकंड प्राइमरी डायगोनल भी दिखेगा, ये भी प्राइमरी बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4
इसमें आपको तीसरा प्राइमरी भी दिखेगा। और अब आप देखोगे जो सारे एलिमेंट यूज भी हो रहे हैं, राइट। और ये क्या बनेगा 3 into 3 into -5, 9 into -5 -45। ये तीन प्राइमरी डायगोनल ले लिए मैंने, तो प्राइमरी में से किसको माइनस करना होगा, तो तीन प्राइमरी होंगे तो सामने सेकेंडरी भी कितने होने चाहिए, 3, और उसको माइनस करते जाना है। पहला सेकेंडरी ये रहा, उल्टा करेंगे तो -1 3 into 6 -18, फिर उसमें से ये सेकंड वाला सेकंडरी डायगोनल को और माइनस करो, क्या होगा ये -40, और फिर लास्ट में ये 3 into 2 into 1, इसको माइनस करूंगा, देख हो जाएगा 6। सॉल्व करके देखते हैं। 24 -4 20, 20 -45 -25 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 40 -6 -25 प्लस 18 -7 प्लस 40 33 -6 तो 20 सुनाना भी चाहिए, तो वहां पर तो 27 नहीं आ रहा था, नोट कॉलम से कर रहा था। तो ये और एक मेथड होगी जिसको हम बोलते हैं सात मेथड। तो आपके पास 7 मेथड है, कोई भी रो कोई भी कॉलम या तो फिर डायगोनल, आपकी इच्छा, आपको जैसे करना, आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो कर लो। ना कहीं पर कोई नॉर्मली मेंशन नहीं किया जाता है कि भाई कौन सी मेथड से करना है, और मैंने आपको सारी बता दी। ये क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट की खुद की वैल्यूज होती है, वैल्यूज आप लोगों को 2/2 या 3/3 पूछेंगे, तो 2/2 और 3/3 को कैसे सोल्व करना है हमारा डिस्कशन हुआ। अब बाजू में लिखा है कि मैट्रिक्स डोंट हैव वैल्यूज बट दे हैव देयर डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स आपको जब दिया जाएगा, अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दिया है 2 -1 3 5, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि किस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हो, क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू ही नहीं होती। वो मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। ये मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होगी, इस मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया कि वो मैट्रिक्स रहा ही नहीं, वो मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो चुका है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर इसकी तो वैल्यू होती है, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 into 2 10 -3, तो कितना देगा 39। पर इस 30 को आप ये नहीं बोलोगे कि मैट्रिक्स की वैल्यू आई, उसको क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, राइट। अच्छा, एक चीज और भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो स्क्वायर ही होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं। इसका अगर इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो ऑर्डर क्या है 2/3, तो 2/3 का डिटर्मिनेंट थोड़ी ना सोल्व करना आता अपने को। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकलेगा तो भी कब निकलेगा, जब वो कौन सा फॉर्मेट में हो, स्क्वायर फॉर्मेट में, तभी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है। अगर और कोई ऑर्डर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट भी नहीं निकलता। क्लियर है। दोनों मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों यूज कहां पर होते हैं, जब भी आप लोग कोई भी ऑब्जर्वेशन को, कोई भी डेटा को जब रेक्टेंगुलर मैनर में अरेंज करते हो। तो फिर दो अलग अलग क्यों है, दो अलग अलग इसलिए है बिकॉज़ दोनों का तो डिफरेंस, इसका मेजर डिफरेंस वही है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, राइट। सिंबल अलग अलग है दोनों का, ये कभी पता चलेगा भाई डिटर्मिनेंट की बात हो रही है कि मैट्रिक्स की बात हो रही है। फर्स्ट नंबर हमेशा नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा हमेशा नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला कभी भी। तीसरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते, तो 2/2 प्राइमरी माइनस सेकेंडरी कर लो। 3/3 होगा तो 7 मेथड है, कोई भी रो लेके भी कॉल कर सकते हो, कोई भी कॉलम लेके भी कर सकते हो, या तो फिर आप डायगोनल से भी कर सकते हो, राइट। जब रो या कॉलम लेके जब आप करते हो तो फिर आपकी साइन कैसी चलेगी, 3 ऑल्टरनेट होती है, इसको ध्यान रखें। क्लियर है यहां तक ना, देखो
एक बार चेक भी कर लो जो अपने आकर्षित कह रहा हूँ, अगर एक बार अगर आप लोगों को सेफ्टी में कुछ प्रॉब्लम दिखता है मुझे बताओ। इसको कैंसिल कर दो आप, कैंसिल नहीं होता तो कंपनी की 3% से हट जाता है, जैसे कैंसिल करोगे तो उसकी मार्क नहीं पूरा करके होगा तो नहीं। चेक कर लो कोई बता।
हुआ। लिखिए सबने। अभी तक हमारे 3 डिफरेंसेस हुए। फर्स्ट, सिंबल अलग है। दूसरा, डिटर्मिनेंट ऑलवेज इन द स्क्वायर फॉर्मेट, मैट्रिक्स के लिए कंपल्सन नहीं है। थर्ड, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। पर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी होगा जब वो मैट्रिक्स कौन से फॉर्मेट में हो, स्क्वायर फॉर्मेट में हो। चौथा डिफरेंस, डिटर्मिनेंट के अंदर जब आप लोग कुछ भी कॉमन लेते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो एक टाइम पर वो एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। मेरा कहने का मतलब है, पहले मैट्रिक्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स के अंदर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, मैट्रिक्स के अंदर कोई लोड ही नहीं है। मतलब अगर कोई आपको पूछे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7, डीएफ मैट्रिक्स है -1 4 5 9, और आपको बोला जाए कि 2a + 3b फाइंड करके दो। अब जैसे नॉर्मली जब आप लोग एडिशन करते हो वैसे 2a का मतलब है कि आप इस मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 के साथ। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये कितने भी एलिमेंट होंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 3b करोगे तो मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हर एलिमेंट को 3 के साथ। तो -3 12 15 27। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या है, बस एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का बस एक ही कंडीशन है, ऑर्डर सेम। इसका और इसका ऑर्डर सेम है, तब इसको डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। एडिशन कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, 4 - 3 1, 6 + 12 is 18, 10 + 15 is 25, 14 + 27 is 41। ये आपका 2a + 3b का आंसर आ गया, राइट। अगर बीच में माइनस करना होता, 2a - 3b करना होता, प्लस की जगह पर अगर यहाँ पर माइनस होता तो आप माइनस कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होता, 7, 4 माइनस और माइनस से तो 7 हो जाएगा, 6 - 12 तो माइनस हो जाएगा, 10 - 15 तो माइनस हो जाएगा, 14 - 27 तो -13 हो जाएगा। तब कोई भी दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कर सकते हो, राइट, विदाउट एनी कंडीशन। ओनली सिंगल कंडीशन पे सीधी बात है, ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। एक 2/3 का और एक 2/2 का तो कैसे ऐड करोगे, एक कॉलम नहीं बचा पड़ेगा, है ना। इसलिए ऑर्डर पर सेम होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हो। और आप कोई भी कांस्टेंट से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो कांस्टेंट सारे एलिमेंट के साथ एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखा जाए तो मैट्रिक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। बट आप जब डिटर्मिनेंट की बात करोगे तो डिटर्मिनेंट में फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। डिटर्मिनेंट की रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि डिटर्मिनेंट की एक तो पहले तो वैल्यू होती है जो मैट्रिक्स की नहीं होती है, इसलिए मैट्रिक्स में कोई टेंशन नहीं है। डिटर्मिनेंट की जब वैल्यू होती है तो डिटर्मिनेंट की जब आप वैल्यू फाइंड करते हो तो आपने देखा होगा जो हमने मेथड डिस्कस किया, आप एक टाइम पर एक ही रो एक ही कॉलम को लेकर इसको सोल्व करते हो। जैसे मैंने ये रो को इसको लेकर सोल्व किया तो मैंने किसको लेकर सोल्व किया, फर्स्ट रो लेकर सोल्व किया। उस टाइम पर मैंने सेकंड थर्ड रो को तो चेक भी नहीं किया क्या है। यहाँ पर जब मैंने किया तो मैंने किसको लेकर सोल्व किया, सेकंड कॉलम को लेकर सोल्व किया। तो उस टाइम पर मैंने बाकी सबको तो चेक भी नहीं किया। इसीलिए डिटर्मिनेंट में जैसे अगर ये आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 2 4 6 8, अब इसको सोल्व करो, क्या होगा, 8 2 जा 16, 16 - 24 तो -8, राइट। हर एक नंबर एक इवन नंबर है, पर एक उसमें भी वापस बता दो, अगर मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करता तो हर एक के साथ एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कभी अगर इसमें से कॉमन लेना होगा तो एक साथ ही सब में से कॉमन आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई एक साथ हो रहा है तो कॉमन भी तो ये सारे इवन है, तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेता तो ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, ये 7 हो जाता है। बट अगर यहाँ की बात करोगे, यहाँ पर भी सारे इवन है, अगर सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर क्या होगा, मतलब बाहर 2 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 2 3 4। अब इसको सोल्व करो, 1 × 4 is 4, 3 × 2 is 6, 4 - 6 -2, 2 × -2
-4 आया, जबकि आना क्या चाहिए था। वो इसलिए गलत हुआ बिकॉज आपने जब कॉमन लिया तो सारे एलिमेंट में से एक साथ कॉमन लिया, वो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि डिटरमिनेंट सोल्व करते टाइम तो आप एक ही रो एक ही कॉलम को कंसीडर करते हो। इसीलिए डिटरमिनेंट में से अगर आपको कुछ कॉमन लेना है तो एक टाइम पर सिर्फ आप लोग एक ही रो या एक ही कॉलम में से कॉमन ले पाओगे। अगर मैंने ये 2 अगर मैंने फर्स्ट रो में से कॉमन लिया तो उस टाइम पर मेरा सेकंड रो में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आपने फर्स्ट में से अगर 2 कॉमन लिया तो फर्स्ट में से तो 2 कॉमन आ जाएगा, बट उस टाइम पर सेकंड कॉलम में रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सोल्व करो, ये 2 फर्स्ट रो वाला है, 1 into 8 is 8, 6 into 2 is 12, 8 minus 12 -4 into 2 आ गया -8। आप ये जरूर कर सकते हो, कि फर्स्ट रो में से 2 कॉमन लिया, फिर सेकंड रो में से भी 2 कॉमन आएगा, पर वो अलग से बाहर आएगा, वो अलग से ये जो वापस जो मैंने 2 लिया वो सेकंड रो का 2 है, तो फिर यहाँ क्या बचेगा 3 और 4। और सेकंड में से जब कॉमन लोगे तो उसको फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, फर्स्ट में से जब कॉमन लोगे तो उसको सेकंड से कोई लेना देना नहीं होगा। अब आप मल्टीप्लाई करो, ये 4 हुआ, इसको सोल्व करो, 4 - 6 -2 तो आगे -8। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में, कि मैट्रिक्स के अंदर आप कुछ भी कॉमन लेते हो या कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो एक साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, बट डिटरमिनेंट में जब आप लोग कुछ कॉमन लेते हो या कुछ मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ये मैंने कॉमन लिया तो 2 कॉमन है, किसमें से है फर्स्ट रो में से है, ये 2 को वापस अगर मुझे अंदर मल्टीप्लाई कर दो कि मैं सबके साथ कर सकता हूँ या किसी एक के साथ ही कर पाऊंगा। जब बाहर निकलते टाइम अगर किसी एक के साथ ही आप कॉमन ले पा रहे हो एक ही रो में से, तो फिर जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो एक ही रो के साथ मल्टीप्लाई कर पाओगे या एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर पाओगे, वो आपकी इच्छा या जरूरत के हिसाब से। क्वेश्चन में क्या नीड है, जैसे 2 अगर अंदर जाएगा तो मुझे जहां पर भी मल्टीप्लाई होगा वहां कर सकता हूँ, बट होगा किसी एक के साथ, तो मैं फर्स्ट कॉलम के साथ करता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, उस टाइम पर ये 2 और 8 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सोल्व करो वापस, क्या आ रहा है 8 to the 16 -24, 16 - 24 -8 आ गया, आ गया ना। अब ये 2 अगर सपोज मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा 4 and 16, तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें फिर फर्स्ट कॉलम में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा रहेगा। अब इसको सोल्व करो, 1 into 16 16, 16 - 24 -2। तो आप जब अंदर भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई पर्टिकुलर रो के साथ कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉलम के साथ कर सकते हो, बट जिसके साथ करोगे बस उसी को फर्क पड़ेगा, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। डिटरमिनेंट में आप कोई भी काम सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ कर पाते हैं। इसीलिए डिटरमिनेंट को जब आप ऐड करना होता है, सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है 2 4 8 6 का, मेरे पास एक दूसरा डिटरमिनेंट है 5 7 9 18 का, और मुझे बोले कि दोनों डिटरमिनेंट को ऐड कर लो, तो ऐसा नहीं होता कि 2 + 5 7 हो गया ना, 4 + 7 11 हो गया, 8 + 9 17 हो गया, 6 + 8 22 हो गया, कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिटरमिनेंट को जब आप सोल्व करते हो तो आप एक ही रो या एक ही कॉलम को लेकर सोल्व करते हो, इसलिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपके प्लस माइनस वाले जो मैट्रिक्स में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। डिटरमिनेंट में ऑर्डर सेम भी है तो भी आप ऐड नहीं कर पाओगे ना तो सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, तो कुछ भी नहीं होगा। उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले तो मेजर डिफरेंस ये है कि डिटरमिनेंट के अंदर जब आप लोग कुछ कॉमन लेते हो या कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो एक टाइम पर एक ही रो या एक ही कॉलम में से कॉमन ले पाओगे, एक ही रो एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई कर पाओगे, बट ये सारी कंडीशन मैट्रिक्स में नहीं होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉमन भी निकलेगा तो सबके साथ कॉमन निकल जाएगा, राइट। इसके बेस पर अब आपके क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसा होगा, जो आपका लास्ट वाला टॉपिक मैंने डिस्कस किया, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बोला जाएगा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3/3 मतलब 3 rows 3 columns, A is a matrix with order 3/3 whose determinant value of determinant is equal to 4, उसका डिटरमिनेंट ऑफ A वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो आपको पूछा जाता है अगर एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जो 3/3 का ऑर्डर का है जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा? ये अगर आपका 3/3 का मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 यूनिट है, तो 2a का डिटर्मिनेंट का आंसर कितना होगा? क्या होगा? 8 आपके सबसे 2 इंटू डिटर्मिनेंट 2 बाहर आ गया और डिटर्मिनेंट 4 है। अभी जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी डिस्कस किया ना, मैट्रिसेस के अंदर सबके साथ हो जाता है मल्टीप्लाई, पर डिटर्मिनेंट में एक ही रो या एक ही कॉलम में से मल्टीप्लाई होता है या बाहर निकलता है, उसका यूज करना है। क्या होगा? अगर नहीं आंसर दे पाए तो वो समझ नहीं है आपको जो मैंने अभी समझाया कि भाई मैट्रिसेस में एक साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, पर डिटर्मिनेंट में से एक ही रो एक ही कॉलम में से बाहर आता है, वो फिर समझ नहीं है आपको कि वो क्या बोलना चाह रहा था। अगर इसका आंसर नहीं आए तो कितना होगा? 4। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसका। इसका आंसर होगा 32। कितना हो जाएगा? 32। अब आपको समझ नहीं है, वापस समझाता हूँ कि क्या बोला था मैंने, वापस समझो। मैट्रिसेस के अंदर जब आप लोग कुछ मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट से, तो अंदर होने वाले वो हर एलिमेंट के साथ एक साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन भी कभी निकालने चाहो तो एक साथ सब में से बाहर आएगा। पर ये काम मैट्रिसेस में नहीं होता, सॉरी डिटर्मिनेंट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिटर्मिनेंट जब हम लोग सोल्व करते हैं तो हम पर्टिकुलरली एक ही रो या एक ही कॉलम को लेके सोल्व करते हैं। इसलिए जब भी काम भी करोगे, कोई भी काम में वो मल्टीप्लिकेशन का काम हो, कोई कांस्टेंट से या कुछ कॉमन भी लेना होगा, तो एक टाइम पर वो सिर्फ एक ही रो में से एक ही कॉलम में से बाहर आएगा, वो सब में से एक साथ बाहर नहीं आ सकता। अगर मैंने कोई वैल्यू अगर फर्स्ट रो में से बाहर लिया तो उस टाइम पर सेकंड रो को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप चाहो तो उसके बाद वापस इसमें से कॉमन ले सकते हो, बट वो कॉमन जो निकलेगा उस कॉमन निकलते में फर्स्ट रो को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये चीज हम यहाँ पर देखो, अगर ये चीज मैट्रिक्स होता मान लेते हैं, तो आपका आंसर क्या होता? सब में से कोई ऐसा कॉमन आ जाता, अंदर क्या बचता? 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स की बात है। पर यही अगर डिटर्मिनेंट होता, अब डिटर्मिनेंट होता तो फिर मेरा ये 2 अलग बाहर आता, इसका भी 2 अलग बाहर आता, तो 2 बाहर आता पर दोनों रो में से अलग अलग बाहर आता, तो क्या बनता अंदर? 1 2 3 4। पर मैट्रिक्स के बाहर फिर क्या आया था? और डिटर्मिनेंट के बाहर क्या है? 4, क्योंकि हर रो में से अलग अलग 2 बाहर आया। तो अब यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का? 3/3 के ऑर्डर का। कितने एलिमेंट्स होंगे? 9। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। 9 एलिमेंट है। आप उस 9 के 9 एलिमेंट का जब डिटर्मिनेंट निकाल लो तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 दिया हुआ है वो तो। और फिर आप लोग मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। जब मैं उस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 क्या किसी एक ही रो के साथ जाएगा या एक ही कॉलम के साथ जाएगा? सबके साथ जाएगा, सबके साथ जाएगा। तो 2 सबके साथ चला गया। ट्वाइस ऑफ A11 ट्वाइस ऑफ A12 ट्वाइस ऑफ A13 ट्वाइस ऑफ A21 ट्वाइस ऑफ A22 ट्वाइस ऑफ A23 ट्वाइस ऑफ A31 ट्वाइस ऑफ A32 ट्वाइस ऑफ A33। ऐसा हो गया। ये कौन बना है? 2a बना है। ये क्या बना? 2a बना। अब हम उस 2a का क्या फाइंड कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट। जब हम लोग ये 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तब ये मैट्रिक्स नहीं रहा होगा ना, ये क्या बन चुका होगा? अब डिटर्मिनेंट बन चुका है। जब ये डिटर्मिनेंट बन चुका है और अब इसमें से जब 2 बाहर आएगा तो एक साथ बाहर आएगा, अलग अलग बाहर आएगा? अलग अलग बाहर आएगा, क्योंकि अभी मैट्रिक्स रहा ही नहीं है। अब ये क्या बन चुका है? तो इसका 2 बाहर आएगा, इसका 2 अलग से बाहर आएगा, इसका 2 अलग से बाहर आएगा, तो बाहर कितनी बार 2 आएगा? 3 टाइम्स का 2 का क्यूब 8। और अंदर क्या रहेगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, जो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो चुका है। जो इसका डिटर्मिनेंट हो गया ना, जिसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। तो वो 8 × 4 आंसर कितना होगा?
समझ आया? मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक साथ मल्टीप्लाई होता है, बट डिटरमिनेंट से जब बाहर आएगा तो वो अलग अलग बाहर आएगा। तो इससे हम लोग इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। मैट्रिक्स में अगर कुछ आपको ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगा, इफ A is a n क्रॉस n मैट्रिक्स। अच्छा, ये बात भी जो हो रही है अभी वो सीधी बात है कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी बात होगी, क्योंकि किसी का डिटरमिनेंट तभी निकल रहा होगा ना जब वो स्क्वायर होगा, राइट? इफ A is a n क्रॉस n मैट्रिक्स, then determinant of KA when K belongs to any real value, K कोई भी कांस्टेंट है, K का डिटरमिनेंट का आंसर K raised to n into डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर K कांस्टेंट है, एक मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ एक साथ हो गया होगा, और जब उसका डिटरमिनेंट निकाला होगा तो K अलग अलग बाहर आया होगा। कितनी बार बाहर आया होगा? n टाइम, क्योंकि n रोज है, हर रो में से अलग अलग K बाहर आएगा, तो K रेज टू n हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ A होगा। वही यहाँ पर मैंने यूज किया है। 2A का डिटरमिनेंट होगा तो 2 जब बाहर आएगा तो n टाइम्स बाहर आएगा। n मतलब कौन? ऑर्डर। कितना का ऑर्डर इसका? 3, इसलिए 2 कितनी बार बाहर आया? 3 टाइम बाहर आया, तो 2 into 3 8 हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 4 दिया। क्लियर? फोर्थ जो डिफरेंस जब आप लिख रहे तो पहले उसमें डिफरेंस लिखो कि मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई या कॉमन ले तो एक साथ होता है, बट डिटरमिनेंट में एक टाइम पर एक जीरो या एक ही बोला, फिर आप ये प्रॉपर्टी।
हाँ? तो जैसे डिटर्मिनेंट को सॉरी डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बस सिर्फ कंडीशन क्या होती है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोई ऑर्डर जरूरी नहीं कि स्क्वायर फॉर्मेट होगा तभी आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों का ए अगर दिया है 2/3 का अगर मैट्रिक्स है -1 2 3 और 4 5 6 और बी एक मैट्रिक्स है 0 1 9 2 1 3 और बोला जाए कि भाई ए प्लस बी करके तो आप कर पाओगे, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, है ना। एक्स बी का डायरेक्ट आंसर ही क्या आ जाएगा, -1 + 0 -1 2 + 1 is 3 3 + 9 is 12 4 + 2 is 6 5 + 1 is 6 6 + 3 is 9 याद आ गया। और ऑर्डर अलग अलग होगा तो फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और जैसे हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वैसे हम तो कोई भी मैट्रिक्स को इक्वेट भी कर सकते हैं, बट वापस इक्वेट करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आपके पास अगर ऐसे दिया हुआ है 2 1 x y 4 2 is equal to 2 1 6 और यहाँ पर 3 4 2 और मुझे बोले देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x एंड y, तो सीधी बात x क्या होगा 6 और y क्या होगा 3, बट x और y को छोड़ के बाकी अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर बाकी सारे एलिमेंट सेम ही होने चाहिए, तभी तो इक्वल बोलोगे आप, है ना। तो आप दो मैट्रिक्स को आप इक्वेट भी कर सकते हो अगेन, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन है, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। बोले कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ एंट्री 0 और 1, मैं 3/3 के अलग अलग कितने मैट्रिसेस बना सकता हूँ जब मेरी एंट्री या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ये पीएनसी का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3/3 के टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं जिसमें एंट्री या तो 0 हो या तो 1, कितने बनेंगे? कितना? 5 चाहिए भाई। हर 3/3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं 9 और हर एलिमेंट के बाद कितनी चॉइस है 2, या तो 0 या तो 1, तो 2c1 × 2c1 कितनी बार 9 टाइम। जब तक आप पूरा मैट्रिक्स बना नहीं लेते हो तब तक आपका इवेंट खत्म नहीं होता, इवेंट खत्म नहीं होता तब तक क्या होता है मल्टीप्लाई। 2c1 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 कितनी बार 9 टाइम, तो 2⁹ का आंसर 512। फिर आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है x + y + z x + z y + z, इसका ऑर्डर क्या बोलोगे आप? काफी बच्चों को तो ऑर्डर बोलना भी नहीं आता है। क्या ऑर्डर है इसका? क्या है? कितने रोज है, कॉलम कितने, तो ऑर्डर क्या बोलेंगे 3 × 1। कितने का ऑर्डर है 3/1 का ऑर्डर है, राइट। सामने और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 9 5 7, इसका भी ऑर्डर क्या है 3 रो। इसको इक्वेट कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है। तो पूछा है x y z की वैल्यू फाइंड करके दो, तो कर लेंगे x y z की वैल्यू फाइंड। इक्वेट करूंगा तो x + y + z कितना 9, x + z कितना 5, y + z कितना 7। ये 3 इक्वेशन आ गए, 3 अननोन है, x + z 5 है, डायरेक्ट x + z को 5 डाल दो तो y4 आ गया, y4 आ गया तो z3 आ गया, y4 है z3 है तो x कितना हो जाएगा 2। और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज के अंदर जहाँ पर इक्वेट वगैरह करना है। इसके अंदर बोले कि if a matrix has 24 elements, if the matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? पहला पार्ट है कि अगर किसी मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट से टोटल 24 एलिमेंट है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकता है अगर आपका 24 एलिमेंट है तो 1 × 24
24 cross 1, 12 cross 2, 2 cross 12, 3 cross 8, 8 cross 3, 4 cross 6, 6 cross 4. ये सारे बन सकते हैं, तो इतने ही बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 3। अब उसी मैट्रिक्स में अगर टोटल 13 एलिमेंट्स है तो ही बन सकते हैं। कौन कौन सा? 1 क्रॉस 30। जब 1 क्रॉस 30 का मतलब क्या हुआ? एक रो है बट 13 कॉलम, और 13 क्रॉस 1 होगा तो 13 क्रॉस है एक कॉलम। ठीक है ना? और बाकी वो कंस्ट्रक्ट वाले नहीं बताया हमने कि कंस्ट्रक्ट करने वाले सबसे पहले बताया वैसे कंस्ट्रक्ट। आप लोग दो एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेना, मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज और डिटरमिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज। मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज यही जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक बार रिपीट करना है, और डिटरमिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन है, ये तो कर ही दोगे। सबको बोला है कि x to 18x equal to 6 to 18 6, then find the value of x। तो डिटरमिनेंट इक्वेट नहीं होता, ऐसा नहीं कि x equal to 6 लिख दो। इक्वेट सिर्फ कौन होता है? मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने वाली कि डिटरमिनेंट को सोल्व करना है ना, दोनों में फर्क होता है। यहाँ पर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 36, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 माइनस 36 तो 0 ही हो गया, राइट? तो x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस। तो जब डिटरमिनेंट लेंगे और डिटरमिनेंट को इक्वेट करने को बोला तो उसकी वैल्यू को इक्वेट करना, और मैट्रिक्स अगर इक्वेट करना तो डायरेक्टली एलिमेंट इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये दोनों एक एक एक्सरसाइज कर लो, आगे डिस्कस करेंगे। और मैंने बीच में एक चीज बताया कि तुम लोग को जो बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक आता है तो उसमें बाहर भी लोग, उसके बाद एक दिन सुने, 2 दिन सुने, तीसरे चौथे दिन वापस मुझे सब लोग बाहर लिख जाते हैं। वापस बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। बैठोगे, फंक्शन का काम बहुत सारा है, करो बैठ के उसको। और वो आंसर शीट जो दिया, अगर किसी को है डाउट तो मेरे पास आके करवा लो।
तो लिखे नहीं है आगे बैठ के कम से कम तो हो रहा है जीरो की कोई वैल्यू नहीं है जीरो मार्क है ये बोला जीरो की वैल्यू क्यों रहेगा जीरो कितने मार्क्स मान ले जीरो आए तो तुझे बोला जीरो पाओ की वैल्यू तो मार्क्स नेगेटिव मार्किंग तो इसका एसटी वाले पॉइंट -45 में पास हो जाएंगे होगा अगर ये क्या सिस्टम है कि अगर तुम एसटी से सब -45 में भी पास कर देंगे करंट अफेयर पागल है क्या चीज थोड़ी पूरे 11 में जितनी हुई है ना उतनी नाम चेंज करके अपना निकालना बोलने का पहला एग्जाम में एकदम तेजी में लिखता अंडर 100 का आ जाएगा अबे बैठ जा बात में बोल लूंगा वैसे भी उसको पता है मैं बीमार हो रहा हूँ वही ना अपन बोल रहे एलन वाले कहाँ है कहाँ है